Let's start with the October-November 21 P12 variant. आपसे कहता है what is the shortest distance it was walk to have an overall displacement of 0. कहते हैं कितना shortest distance वो चल के जाए ताकि overall displacement, तो वो चलना कहाँ से start हुआ है? Boy starts at P से start करेगा और वो R तक पहुंचा है, तो due north to reach Q and then due east to reach R. वो कहते हैं मिनिमम कितना डिस्टेंस वो चले तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो के लिए रिक्वायर्ड ये है कि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आप फिनिश करें दोबारा। तो इफ दिस वाज योर स्टार्टिंग पॉइंट देन दिस शुड आल्सो बी योर एंडिंग पॉइंट। तो मिनिमम डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हो सकता है कि अगर इसी को फॉलो करके आर से वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। द आंसर विल बी ऑप्शन सी 5 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द मोशन ऑफ अ बॉल फॉलिंग थ्रू एयर। एयर क्या है तो ड्रैग मौजूद है, ठीक है। अगर एयर की बात है तो मोस्ट डेफिनेटली वी वुड हैव टू बी थिंकिंग अबाउट ड्रैग। Which quantity is a vector? The diameter of the ball, no, ये scalar quantity है। The gravitational force, yes, this is a vector quantity. Distance जो है वो scalar होता है, speed भी scalar है, तो most closest option is B. Question number 3. आपसे कहते हैं कि जी मुझे average acceleration बता दें, ठीक है। तो हमें पता है this is a speed time graph, तो इसका जो gradient होगा that would be actually representing acceleration, ठीक है। तो अब क्योंकि उसने टोटल टाइम पूछा हुआ है, टोटल टाइम के बारे में कहा हुआ है, तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे और इसमें फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल चेंज इन टाइम। कितना चेंज आया वेलोसिटी में, कितने टाइम में आया। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ उसको बाद में जूम करके देखते हैं, लेकिन जो टाइम लगा हमारे पास दैट इज 6 सेकेंड्स। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो एवरेज रफली 25 आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप क्लोजली इसको ऑब्जर्व करो तो 25 वाली लाइन ये बनती है, दिस इज वन बॉक्स अबव 25, तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 26, ठीक है। तो 26 को आप जब 6 से डिवाइड करोगे 26 को, तो आपका आंसर आता है 4.33 रिकरिंग डेसिमल प्लेस अप टू इन्फिनिट 333। तो 4.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हम टू सिग्निफिकेंट में आंसर लिखते हैं, तो हमारी जो क्लोजेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4 में वो आपसे कहते हैं कि जी एक सस्पेंड आपने किया हुआ है, ठीक है, और जो फोर्स F है दैट एक्ट्स अपवर्ड्स एंड दिस फोर्स F कम्स फ्रॉम वाटर। अब आपके सिलेबस में इस फोर्स का नाम है, दिस इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। और ये अपथ्रस्ट कैसे बनती है? ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर ऑफ टॉप एंड द बॉटम, ठीक है। इसको आप क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। ये वही फॉर्मूला है, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। आप एरिया को उस तरफ ले जाएंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगी, जो कि राइट नाउ अपथ्रस्ट एक फोर्स है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जी F इज एक्टिंग अपवर्ड्स, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं इसको साइड पे बना लूँ तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अपवर्ड्स लग रही है, दैट इज F। थ्रेड के अंदर टेंशन है, टेंशन इज आल्सो एक्टिंग अपवर्ड्स। सिर्फ इसका वेट है जो किसने ऊपर बताया आपको कि उसका वेट W है, दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो वो कहता है कि आपसे अगर तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो क्या फोर्सेस है। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है। तो हम उसी के ऊपर अगर अप्लाई करें लॉजिक तो क्या बनेगा, तमाम अपवर्ड्स फोर्सेस शुड बी इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड फोर्सेस मेरे पास T प्लस F है दैट आर एक्टिंग अपवर्ड्स, एंड मेरे पास जो डाउनवर्ड फोर्स है दैट इज ओनली W, सो दिस शुड बी इक्वल टू W। अब इसको देखने का एक और तरीका भी है कि अगर स्टेशनरी है तो तमाम रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो हैं, तो यू आर सपोज टू बिकम यू आर सपोज टू ब्रिंग एवरीथिंग टू वन साइड सो दैट द इक्वेशन जनरली लुक्स लाइक दिस वन। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ तो मैं W को उठा के इधर ले आता हूँ, दैट वुड बी T माइनस W प्लस F। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, W बाद में लिख देते पहले लिख देते कोई मसला नहीं है, बट क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉमन ऑप्शन दैट वी कैन ऑब्जर्व इन द ऑप्शंस, तो उसको देखना आसान है, दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस ऑप्शन। द डायग्राम सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स होती है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑप्शन बी जो होती है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और इसमें एमसीक्यू वो ये पूछ लेता है कि अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स को खत्म कर दें बाय सम एनी मींस नेसेसरी, तो ये कहाँ जाएगा? फिर ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पर अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉज देखें या उसको बनाया किसने है, तो दैट इज फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये साथ एक एग्जांपल बनी हुई है हमारे पास, अर्थ की भी एग्जांपल बनी हुई है, इसमें भी ये रेड एरोज जो हैं वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, जो ग्रीन एरोज हैं
वो डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को शो करते हैं। यहाँ पर आपके पास जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ने प्रोवाइड की है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द मैसिव ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो सब में है, लेकिन उसका कॉज जो है वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, वो आपको पता होना चाहिए। एन ऑब्जेक्ट इन लेबोरेटरी यूज टू मेजर डिटरमिन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ जी। ठीक है, तो वो कहता है कौन सा फॉर्मूला, सिंस आई कैन सी दैट दे आर डिस्कसिंग इन ऑल ऑप्शंस मास और वेट की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन इज W इक्वल्स टू mg। और अगर आपने जी निकालना तो जी को सब्जेक्ट बनाए तो आपके पास W बाई m आ जाएगा। क्लोजेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इज दिस, वेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑप्शन, जो कि ये वाली बनेगी। इसमें आपसे कहते हैं कि डेंसिटी निकालनी है, रेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट है तो कैसे निकालेंगे आप, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज मास ओवर वॉल्यूम। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने फॉर्मूला ही देखना था, दैट वाज ऑप्शन ए। ऑप्शन 8 इज फ्रॉम स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए क्या रिक्वायर्ड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी एज लो एज पॉसिबल। एंड जो आपके पास बेस एरिया है, एरिया नहीं बेस एरिया जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट स्टैंड करता है, दैट शुड बी एज वाइड एज पॉसिबल, तो वो स्टेबल होता जाएगा। तो इसमें उसने कहा है जी मोस्ट स्टेबल। तो सबसे पहले अगर आप रूलर के साथ इसी डायग्राम के ऊपर एक लाइन बना लो फॉर योर सेल्फ, ताकि आप समझने में आसानी हो जाए। हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिगर आउट करते हैं, एक्सपेक्टेड लोकेशंस को देख लेते हैं। इसका तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कहीं पे होगा, इसका डेड सेंटर में होगा बिकॉज यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है। अब कोन का थोड़ा लोअर साइड पे क्यों, अगर आप इसका टोटल हाफ देखो तो वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है। क्यों? बिकॉज अगर मैं देखूँ तो जो मोर मैसिव साइड है वो लोअर साइड पर है, ऊपर उसके पास कम पार्टिकल्स हैं, कम मैस है। तो इसलिए हमारा जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट शिफ्ट्स स्लाइटली टुवर्ड्स द मोर मैसिव साइड, उसके करीब होता है, सेंटर में नहीं होगा। ज्योमेट्रिक सेंटर उसके लिए जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली शेप्ड है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। अच्छा, सी के ऊपर देखें तो दैट इज अ बिट लोअर। ठीक है, और इसका भी देखें तो यहाँ पे नीचे आएगा। तो अगर आप सी और डी को देखो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन दोनों का अप्रॉक्सीमेटली रफली हो सकता है सेम हाइट पर हो। ठीक है, लेकिन इसमें से भी फिर जो बेहतर ऑप्शन है दैट वुड बी ऑप्शन डी, बिकॉज इसका जो बेस एरिया ऑफ कांटेक्ट है विद द ग्राउंड दैट इज मच ग्रेटर देन सी। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर डी बनेगा, मोस्ट स्टेबल का। लीस्ट स्टेबल कहता तो वो हमारे पास ऑप्शन बी बन जाती। Question number 9 है हमारे पास, metal wire F is stretched up to the limit of proportionality. Which statement describes what happens when F is increased slightly? आप लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक पहुंच गए हैं, उसके बाद आप फोर्स बढ़ाएंगे तो वायर बेंड कर जाती है, स्प्रिंग बेंड कर जाता है, अपने पाथ से डिविएट कर जाते हैं। ये हम उप्स लॉ की बात कर रहे हैं। तो द वायर ब्रेक्स, नो ऐसा नहीं होता। द वायर कंटिन्यूज टू एक्सटेंड बट नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये बात ठीक है। द वायर कंटिन्यूज टू एक्सटेंड इनडायरेक्ट, ये बात गलत है, क्योंकि लाइन स्ट्रेट रहती ही नहीं है, तभी आप उस पॉइंट को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे खत्म हो जाती है। एफ प्रोपोर्शनल टू ई इज सपोज टू बी अ स्ट्रेट लाइन। इस पॉइंट के बाद यहाँ तो वो कर्व अप कर रही है डिपेंडिंग अपॉन स्प्रिंग और वायर, यहाँ कर्व डाउन कर रही है डिपेंडिंग अपॉन स्प्रिंग और वायर। तो अब तो उसके पास कोई जवाब नहीं रहा स्ट्रेट जाने का, तो ये प्रोपोर्शनल तो नहीं रहा, ये बात गलत हो गई। द वायर डज नॉट एक्सटेंड एनी फर्दर, ये बात गलत है, एक्सटेंड करेगी वो जब तक टूट नहीं जाती। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सिलेबस में अब नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सिलेबस में है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इनको स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जी पिस्टन की बात करता है, वो कहता है जी द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज इंक्रीज्ड बाय 40, यानी अगर हम इसको देखें गैस प्रेशर की बात कर रहे हैं तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 को हम यूटिलाइज करेंगे। तो अब हमने फाइनल प्रेशर बताना है, जो प्रीवियस कंडीशन थी उसके पास वो यही थी। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी देखने में जगह ज़्यादा बने। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। हम जानते हैं कि वो 40 है। ठीक है जी, ये हमारे पास जो सिचुएशन बन गई है, दिस इज़ माई ओरिजिनल सिचुएशन, कि आज उसकी वैल्यूज़ क्या हैं। सो राइट नाउ इट हैज़ अ प्रेशर ऑफ P इनसाइड द कंटेनर। ठीक है, और इसको मज़ीद अगर हम कंटिन्यू करें फॉर टुडे, तो आज न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसा है कि जैसे इसका जो पिस्टन है वो थोड़ा सा दूर है, एंड 20 ये और 40 वो पुराने वाला, तो टोटल इसकी जो लेंथ बन गई दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो अब इसमें जो प्रेशर P2 है वो क्या होगा। ठीक है, इनिशियल कंडीशंस हमारे पास गिवन है, फाइनल गिवन है, हमने उसमें प्रेशर बताना है। वैसे तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो बाय शॉर्टकट, कि वॉल्यूम जो है वो 20 से 60 पे पहुंचा है, तो 3 टाइम्स अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर 3 टाइम्स कम हो जाएगा। दैट आइडिया कम्स फ्रॉम बॉयल्स लॉ व्हिच इज
प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं कि ये 20 है और ये 60 है, ये इसका वॉल्यूम नहीं है। दिस इज जस्ट द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो ये तो वॉल्यूम नहीं है, लेकिन फिर इसको वॉल्यूम कैसे बनाएंगे, या हाउ वुड यू कंसिडर दिस टू बी वॉल्यूम? उसके लिए बेटा ये करना पड़ेगा कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप निकालते कैसे हैं। हाउ डू यू फाइंड इट आउट? उसके लिए आपको सिलेंडर के लिए ये सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, दैट दिस इज पाई आर स्क्वायर एच। अब एच दोनों के गिवन है, एक केस में 20 है और एक केस में 60 है, लेकिन पाई आर स्क्वायर गिवन नहीं है। जो इसका रेडियस है या जो डायमीटर है वो गिवन नहीं है। लेकिन फिर भी हम चलें इसको फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल पुट कर लेते हैं। सो P1 V1 में इसको पुट कर लें तो क्या बनेगा? प्रेशर P1 इज P, जो क्वेश्चन में लेटर दिया हुआ है फॉर प्रेशर, मैं उसी को पुट करूंगा यहाँ पे, ताकि मेरे, क्योंकि ऑप्शंस में भी P की टर्म्स बात कर रहा है तो मैं उसी को बीच में इन्वॉल्व करूंगा। वॉल्यूम 1 अगर देखें तो पाई आर स्क्वायर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लिखना पड़ेगा बिकॉज वॉल्यूम है। लेकिन एच मुझे पता है, ओरिजिनल जो एच था दैट इज 20 प्रीवियस, तो ये 20 आ जाएगा। बाद में जो प्रेशर P2 निकालना है वो मुझे नहीं पता, सो दैट इज गोइंग टू कम हियर एज इट इज, मैथमेटिकली वो ऐसे ही आएगा। लेकिन वॉल्यूम के लिए देखें, जब आप न्यू साइड पे भी जा रहे हैं तो सिरिंज तो वही, उसका डायमीटर रेडियस वगैरह तो वही रहेगा, तो यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर एज एन अननोन इसमें आ जाएगा। लेकिन राइट नाउ द न्यू हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 60, वो यहाँ पर गिवन है हमें, तो मैं उसको यहाँ पे पुट करूंगा। अब होता क्या है कि आप लोगों ने इसको याद किया होता है कि शायद 20 ही वॉल्यूम है, 20 ही शायद इसमें पुट करना है, ऐसा नहीं है। पाई आर स्क्वायर एच दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है मैथमेटिकली, सो यू आर लेफ्ट विद, naturally you're left with this equation that looks like this। तो सॉल्व्ड एमसीक्यूज वगैरह की जो बुकलेट्स है उसमें आपको ये इक्वेशन लिखी हुई मिलती है, तो आप उसको याद कर लेते हैं। दिस इज नॉट हाउ इट गोज। एरिया दोनों तरफ से कैंसिल होता है, वॉल्यूम बीच में इंक्लूडेड है वहाँ, बट फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यू, क्योंकि एग्जामिनर आपका मेथड और प्रोसीजर नहीं देख रहा, व्हाट यू कैन डू इज गेट इट डन बाय दिस शॉर्टकट, बट कंसेप्चुअली याद रखिए वो बात गलत होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रेशर नंबर 2 है इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, दैट इज गोइंग टू बी 1/3P, सो P/3 which is going to be option B। 60 kg ice skater है, traveling at this speed, horizontal surface, the skater applies brakes और 5 meters में वो स्लो हो जाता है। तो आपसे कहते हैं मुझे बताएं ब्रेकिंग फोर्स कितनी होगी ताकि चेंज इन किनेटिक ऑफ स्केटर जो है वो जीरो हो जाए। हमने उसको रोकना है इवेंचुअली, ठीक है। तो इसमें जो बात सोचने वाली है वो ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास एक एनर्जी है वो दूसरी में कन्वर्ट हो रही है। तो क्योंकि आप ब्रेक लगा रहे हैं, फ्रिक्शन को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो जो दूसरी एनर्जी कन्वर्ट होगी दैट इज गोइंग टू बी प्योरली थर्मल एनर्जी। तो आपके पास पहले स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी है व्हिच इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। हालांकि थर्मल एनर्जी लिखी नहीं हुई, लेकिन क्योंकि हमें पता है ब्रेकिंग फोर्स है, फ्रिक्शन को यूटिलाइज करेंगे तो फ्रिक्शन का आउटपुट हीट ही होता है, और हीट को फिजिक्स में आप थर्मल एनर्जी के तौर पर रेफर करते हैं। सो हम किनेटिक एनर्जी को थर्मल के इक्वल कर चुके हैं, तो थर्मल एनर्जी जो फ्रिक्शन के साथ आपने वर्क डन किया ब्रेकिंग फोर्स के साथ, तो वर्क डन की जेनेरिक डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो फोर्स ही आपने इस सवाल में निकालनी है। आप हर ऑप्शन में देख सकते हैं न्यूटन गिवन है, और डिस्टेंस उसने आपको 5 मीटर्स दिया हुआ है कि अगर वो 5 मीटर चलता ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक तो क्या होता। तो हम इन दोनों सारी बातों को भी इक्वेट करेंगे। सो किनेटिक एनर्जी अवेलेबल कितनी है, मास गिवन है, स्पीड गिवन है, सो हाफ इंटू 60 इंटू स्पीड स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप इक्वेट भी कर सकते हो, लेकिन मैं सेपरेट कर रहा हूँ ताकि आप इसको स्टेप बाय स्टेप देख सकें। दिस कम्स आउट एज 270 जाउल। इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट के पास 270 जाउल्स हैं, जो कि हमने ब्रेक लगाकर F इंटू डी करके इसमें से रिमूव करने हैं, इसमें से निकाल देने हैं, ताकि विद इन 5 मीटर्स ये ऑब्जेक्ट रुक जाए। तो हम 270 को इक्वल कर देंगे F मल्टीप्लाइड बाई 5 के। यहाँ से आप अलजेब्रिकली सॉल्व कर लो तो 270 डिवाइड बाई 5 हमारे पास आ जाएगा 54 न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इतनी फोर्स वो ब्रेकिंग पे लगाएगा तो ऑब्जेक्ट 5 मीटर्स के अंदर अंदर रुक जाएगा, अगर उस ऑब्जेक्ट के पास 270 जाउल्स एनर्जी होती तो हम देखें जाउल्स को जाउल्स के बराबर ही कर रहे हैं। एक सिस्टम के अंदर ऑलरेडी एनर्जी है, उसको हमने निकाल के दूसरे में कन्वर्ट करना है ताकि ऑब्जेक्ट रुक जाए। तो जिस मर्जी परस्पेक्टिव से इसको देखने की कोशिश करें आप जस्टिफाई कर सकेंगे इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है बार बार, इसके लॉजिक को और पॉइंट को समझें। अब एफिशिएंसी की बात है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप लोगों ने जो याद किया होता दैट इज आउटपुट ओवर इनपुट। ये क्रूड फॉर्म में बात तो ठीक है, लेकिन एक मसला इसमें ये कि इसकी जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है वो मिसिंग है। वो ये है
कि आउटपुट कोई, नॉट एनी आउटपुट, यू नीड द यूजफुल आउटपुट, और नॉट एनी इनपुट, यू नीड द टोटल इनपुट। आपने इनपुट पे क्या खर्च किया है, व्हाट हैव यू स्पेंट ऑन द सिस्टम। और जो पॉइंट नंबर 2 इसमें ख्याल रखने वाला है वो ये है कि जो यूनिट ऊपर न्यूमरेटर में होगा वही यूनिट नीचे डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस आइडिया को यूज करके कुछ ऑप्शंस को आप कैंसिल करें। देखें इसमें सी में ऊपर एनर्जी लिखा हुआ है, नीचे पावर लिखा हुआ है, ये बात गलत है। या दोनों एनर्जी होते हैं या दोनों पावर होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एनर्जी कन्वर्टेड टू रिक्वायर्ड फॉर्म टोटल एनर्जी इनपुट। आप एनर्जी को एनर्जी से मल्टीप्लाई करें तो जाउल स्क्वायर को यूनिट बनता है, जाउल स्क्वायर तो कोई यूनिट है ही नहीं। तो कंसेप्चुअली ये पॉइंट भी गलत है, सी भी गलत है। बी को देख लेते हैं। बी में कहता है कि टोटल एनर्जी इनपुट डिवाइड बाय यूजफुल एनर्जी आउटपुट। अब देखें यूनिट तो सेम है लेकिन इसमें फॉर्मूला उल्टा लिखा हुआ है। टोटल जो हमने स्पेंड किया है, जो खर्च किया है, वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में, और ऊपर कौन सा आएगा, यूजफुल एनर्जी आउटपुट। कि आपको वापस क्या मिला मशीन से। और इसका मॉडल आप दूसरे पास पेपर्स में देख सकते हैं, व्हेन आई सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एफिशिएंसी। तो इस तरह से हम बनाते हैं। ये आपका टोटल इनपुट है कि आपने खर्चा क्या है, ये आपकी यूजफुल आउटपुट है, और ये आपकी वेस्टेड आउटपुट है। ठीक है। तो फॉर्मूला होता है यूजफुल डिवाइडेड बाय टोटल का। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। दिस वाज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मैंने फिर भी डिटेल में थोड़ी सी रिवीजन भी करा दी है साथ। रेफ्रिजरेटर है और हमें थोड़ा आइडिया होगा कन्वेक्शन कंडक्शन के साथ होगा। ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है। कहते हैं जी फ्रिज आपने स्विच ऑन की है, व्हाट हैपेंस टू द एयर नियर द कूलिंग यूनिट। कूलिंग यूनिट के पास जो हवा के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं उनके साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू देम। they're going to become cooler, they're going to attain a lower temperature। लेकिन जब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा उनके साथ। अगर प्रॉपर किनेटिक मॉडल ऑफ मैटर की थ्योरी से देखें, टेम्परेचर आप कम करेंगे तो उनका जो किनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगा। अगर किनेटिक एनर्जी कम होगी, दे विल बी लेस एजिटेटेड, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर एज दे नाउ पोजेस अ बिट लेस एनर्जी देन बिफोर। तो ऑप्शन सी और डी तो हो सकता है बिकम स्मॉलर। अच्छा, ये बिकम स्मॉलर की बात मैं आपको बताऊं, अगर ये नाइट्रोजन का एटम मिसाल के तौर पे, वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन का एटम खुद छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन नॉट चेंज दिस। आप एक नाइट्रोजन से दूसरे नाइट्रोजन का डिस्टेंस तो कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर वेरी करके, हीट बढ़ा कम करके, लेकिन आप मॉलिक्यूल को चेंज नहीं कर सकते। तो ये बात थ्योरेटिकली ही गलत है। उसके बाद खैर हम डेंसिटी ऑफ एयर की बात करें तो इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। डेंसिटी इंक्रीज क्यों करेगी उसको देख लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, इसमें आपने जो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स का नंबर है, द नंबर ऑफ एटम्स, वो तो आपने चेंज नहीं किए, लेकिन आपने जब उनको टेम्परेचर कम किया, काइनेटिक एनर्जी कम की, वो एक दूसरे के क्लोजर आ गए। नाउ द एटम्स आर एग्जिस्टिंग क्लोजर, दे आर टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड तो नहीं, खैर आप कह सकते हैं, वो तो सॉलिड के लिए होगा, बट नाउ दे हैव कम क्लोजर टू ईच अदर। तो अगर पहले वो इतनी ज़्यादा स्पेस ले रहे थे, एक गिवन स्पेस ले रहे थे, अब हो सकता है कि एक स्मॉलर स्पेस के अंदर वो फिट आ जाए। तो आपने वॉल्यूम कम कर दिया है, सो नाउ देयर डेंसिटी वुड इंक्रीज, इट अपीयर्स टू इंक्रीज। तो इस वजह से डेंसिटी इंक्रीज है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 15 में आपसे सिर्फ एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इंफ्रारेड रेडिएशन की बात हो रही है, ब्लैक सरफेस होनी चाहिए, वाइट सरफेस नहीं हो सकती। गुड एमिटर भी है, गुड एब्जॉर्बर भी है, गुड, ये दोनों काम इकट्ठे कर लेते हैं। और जब टेक्सचर की बारी है कि दिस इज योर कलर एंड दिस इज योर टेक्सचर, तो हम डल को चूज करते हैं क्योंकि शाइनी सरफेस इज रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव का प्रॉब्लम यह है कि इट इज गोइंग टू मेक इट अ गुड इमिटर एंड अ गुड एब्जॉर्बर। तो हम उसमें से भी, टेक्सचर में से भी वो चूज करेंगे, दैट इज गोइंग टू मेक इट फास्टर। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 16 पे चले जाएं तो ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, थर्मोमीटर्स का था, थर्मोमीटर खत्म हो गया। सोलर पावर पैनल्स आर यूज्ड टू हीट द वाटर मास 500 केजी। मास हमें गिवन है जी, सारा ऑप्शन में चेंज इन टेम्परेचर है। तो मुझे ऐसा लगता है, और हीट कैपेसिटी भी गिवन है, कि हमें Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी लगाना पड़ेगा। कुछ इस तरह का इसमें करना पड़ेगा, ये मेरा इनिशियल इंप्रेशन है। Q जो है हमारे पास वो एनर्जी होती है, M हमारे पास मास होता है, C हमें उसने ऑलरेडी गिवन किया हुआ है 4200 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी इस क्वेश्चन में जो आपने निकालना है बिकॉज तमाम ऑप्शंस में डेल्टा टी ही गिवन है। आपसे कहते हैं कि जी टोटल जो एरिया है सोलर पैनल्स का, दैट इज 10 मीटर स्क्वायर, और ईच मीटर स्क्वायर से 300 वॉट्स आ रहे हैं। इसका देखें, इंग्लिश को थोड़ा समझने की कोशिश करें। ईच मीटर स्क्वायर इज गिवन 300 वॉट्स। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक सोलर पैनल है जो कि 1 मीटर स्क्वायर है, ईच मीटर स्क्वायर कहा ना उसने, तो सूरज से वो जो भी रेडिएशन ले रहा है, वट एवर इट्स डूइंग, इट्स गिविंग मी आउटपुट ऑफ 300 वॉट्स। तो अगर मेरे पास 10 मीटर स्क्वायर का एरिया होता, यानी इसी तरह के मेरे पास 10 और पैनल्स लगे होते फॉर एग्जांपल, तो फिर कितनी आउटपुट आती।
तो आप इसी को 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा 3000 वाट्स। आप 3000 वाट्स ऑफ पावर इसको दे रहे हैं बाय यूजिंग सच अ लार्ज एरिया ऑफ सोलर पावर या सोलर पैनल्स, ठीक है। अब इस वाट्स को आप एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हमारे पास टाइम भी है और हमारे पास पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम वाला फॉर्मूला भी है, वर्क डन ओवर टाइम वाला फॉर्मूला भी है। तो पावर मेरे पास आ गई 3000 इक्वल्स टू एनर्जी मुझे नहीं पता, टाइम 8 घंटे है, इसको हम 3600 से मल्टीप्लाई करके आवर्स से कन्वर्ट करके सेकंड्स में लेकर जाएंगे। ऐसा क्यों है, बिकॉज ये 3000 वाट्स के अगर आप यूनिट एनालिसिस करो तो दिस एक्चुअली मींस 300,000 जाउल्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में ये सोलर पैनल 3000 जाउल्स एक सेकंड में दे सकते हैं सब मिलकर। अगर मैं सिर्फ 300 वाट्स का एनालिसिस करूं तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है जाउल्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 300 जाउल्स ये आपको दे सकता है। तो क्योंकि ये जाउल्स पर सेकंड है तो मुझे टाइम को सेकंड्स में लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं रहेगा। अच्छा, जब आप इसको उधर लेके जाएंगे तो आपके पास निकल के आएगा, कैलकुलेट क्या हो जाएगा, एनर्जी। क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा के फॉर्मूला में जाएं तो क्यू भी एनर्जी है, सिर्फ राइटिंग का फॉर्मूला ना, यहाँ पे ई लिखा हुआ है वहाँ पे क्यू है, इट डजेंट मैटर। तो मैं अब क्या करूँगा कि मैं इसी 3000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3600, और अगर आप देखो तो ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है, ये आपके पास पावर थी, ये आपके पास टाइम है बकाया, तो दैट इज इक्वल टू एनर्जी, जो कि हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज करके पता कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव एम सी डेल्टा टी थीटा, ठीक है। तो मैथ्स हमें गिवन है तो मैं अब उसको पुट कर रहा हूँ एज 500, 4200 हमें सवाल में गिवन था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, जो कि हमें उसने कहा है कि चेंज इन टेम्परेचर बता दें। तो दिस इज माई एम, दिस इज सी एंड दिस इज डेल्टा टी। तो अब डेल्टा टी को अगर आप फाइंड करेंगे तो आपके पास 41 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, मैं इसको 41 ही लिख रहा हूँ, आप खुद चेक कर सकते हैं। दिस इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन 19 वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ आईजीसीसी स्टूडेंट्स मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि कैसे होगा और आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखें, उसने लेटेंट हीट की बात की हुई है। व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वैक्स, 200 ग्राम्स उसका मास है। तो देखें, लेटेंट हीट हमें कहाँ नजर आएगी, जहाँ पे टेम्परेचर फिक्स हो गया, मेल्टिंग हो रही है, बॉइलिंग हो रही है, जो भी है, जहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट है वहाँ पे टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। तो इसका मतलब है कि वो इस पॉइंट पे काम स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे वो काम ऑलमोस्ट एंड हो गया। तो यानी ये 3 मिनट मार्क पर स्टार्ट हुआ और 7 मिनट मार्क पे खत्म हो गया। इसका मतलब है द टाइम टेकन फॉर द प्रोसेस वाज 4 मिनट्स। अब वो कहते हैं कि हम 12,000 जाउल्स पर मिनट दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो आपने इसमें भी इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है और इसको भी आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो, नहीं करना तो आप बेशक मिनट्स में रहने दो, वो भी ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी को अगर 1 मिनट में 12,000 है तो 4 मिनट में कितने होंगे। सो व्हाट वी कैन डू इज क्यू इज इक्वल टू एम एल, ठीक है। एल आपने निकालना है, मास 200 ग्राम्स गिवन है, तो लेकिन क्यू कैसे निकालेंगे। सो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4, सिंपल रेशियो मेथड कि 1 मिनट में अगर 12,000 जाउल्स हैं तो 4 मिनट में कितने होंगे, ये वो वाली बात है। मास आप को गिवन है दैट इज 200 ग्राम्स और एल आपने निकालना है। सो लेट्स फाइंड आउट एल कितना होगा जी। सो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 200, दैट कम्स आउट एज 240। सो दिस इज 240 जाउल्स पर ग्राम। इसका क्या मतलब है कि मुझे यहाँ पर अगर गैस इसको वैक्स को मेल्ट करना था तो मुझे हर एक एक ग्राम के लिए ईच ग्राम रिक्वायर्स 240 जाउल्स ऑफ थर्मल एनर्जी। हम एक एक ग्राम को इतनी एनर्जी देंगे तो वो मेल्ट करेगा विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 4 मिनट्स। तो आप इसको इस तरह से देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास टेम्परेचर ऑफ 4 बीकर्स में है, सरफेस ऑफ वाटर भी है, इवेपोरेशन की बात कर रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ग्रेटेस्ट करवाना चाहता है तो टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे, हायर टेम्परेचर पे होगा, मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, उनके लिए स्केप करना आसान होगा। तो ऑफ कोर्स हमारा रीज़न तो ये बन जाता है। सरफेस एरिया मोस्ट डेफिनेटली ज़्यादा सरफेस एरिया है, मोर मॉलिक्यूल्स के पास चांस होगा टू एस्केप, सो मोस्ट डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, सो कॉमन आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 पे थोड़ा सा हम टाइम ज़्यादा लगाएंगे, इसके ऊपर हम सारे जो नोट्स हैं रिलेटेड वो भी बात कर लेंगे। देखिए, वो कहता है कि जी डीप से शैलो जा रहा है। अव्वल तो आपको ये बात याद हो जानी चाहिए अब तक कि डीप से शैलो में जाता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। ये आप आंखों से तो नहीं देख सकते, मतलब इस डायग्राम के अंदर, लेकिन आंखों से जो चीज़ आप देख सकते हैं दैट इज़ द वेवलेंथ। वेवलेंथ भी कम हो जाएगी, ठीक है। और आइडिया जनरेट कहाँ से होता है, v इक्वल्स टू एफ लेमडा वेव इक्वेशन जो है, इसमें हम कहते हैं रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज कंट्रोल्ड बाय द सोर्स। जिसने ये वेव बनाकर भेजी है, जब वो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा, हम आउटपुट की किसी भी तरह से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज अ रिलेशनशिप बिटवीन v एंड लैम्डा।
तो एक चीज़ आपको विजुअली नज़र आएगी कॉपी के ऊपर, दैट इज़ द लैम्डा, और आप एक मैथमेटिकल कॉमेंट कर सकते हैं उसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे कि वेलोसिटी के साथ क्या होगा। सो लैम्डा कम ज़्यादा होता हुआ अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप वेलोसिटी के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ बनी भी नहीं है। हालांकि आपको पता हो जाना चाहिए इस टाइम तक कि अगर आप इसके वेव फ्रंट्स बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो पहले जो वेवलेंथ है वो कुछ और है और बाद में जो वेवलेंथ है वो कुछ और है, इट इज़ रिड्यूसिंग, तो वेलोसिटी भी कम हो चुकी होगी। एक तो ये तरीका है इसको विजुलाइज करने का। दूसरा थोड़ा सा बेहतर तरीका जो है वो ये है कि अगर ये शैलो वाटर यहाँ पर ना होता तो इसका मतलब है ये बाउंड्री एज इट इज ऐसे ही चल रही होती, इसको रोकने वाला कोई ना होता। ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो वाटर के हैं इस वक्त जो वेव फ्रंट बना रहे हैं वो सारे के सारे सेम स्पीड पे जा रहे होते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस बाउंड्री के ऊपर कि आज वो पार्टिकल थोड़े से पीछे नजर आ रहे हैं या थोड़े से पीछे लैग कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि इस सेक्शन की जो स्पीड है वो कम है और इस सेक्शन की स्पीड जो है वो अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा है उनके मुकाबले में, बिकॉज दे आर स्टिल रनिंग एट द सेम टाइम। तो इसको अगर आप फिर दोबारा डीप और शैलो में रिलेट करो तो आप उसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे इस सवाल में, क्योंकि उसने आपसे स्पीड के बारे में पूछा है या कॉमेंट के बारे में पूछा है कि कौन सी बात ठीक है। तो वेवलेंथ जो है रिमेन कांस्टेंट बिल्कुल नहीं होती, वेवलेंथ इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, बिकॉज स्पीड डिक्रीज कर रही है और हमें विजुअली नज़र भी आ रहा है कि पहले वेवलेंथ ज़्यादा थी बाद में कम है। तो स्पीड ऑफ द वेव फ्रंट इज डिक्रीजिंग जी, हमारा बिल्कुल यही कंक्लूजन है हमारा। और अगर आप इसका उलट चलते शैलो से डीप जाते तो फिर क्या होता है, इफ़ यू वर मूविंग फ्रॉम शैलो टू डीप तो फिर क्या होता है इसी डायग्राम के लिहाज से, इफ दिस वाज योर बैरियर, आपका बैरियर होता और आप वेव फ्रंट इस तरह से लेकर आ रहे हैं, इफ दिस इज योर शैलो वाटर, ठीक है, तो इसमें वेव फ्रंट्स जो हैं वो स्प्रेड आउट कर जाते हैं, वेवलेंथ पहले से ज़्यादा हो जाती है, सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक। और इसका लॉजिक भी वही है, आप किसी एक को पिक कर लो। डीप टू शैलो हमें याद है जी, वेलोसिटी बढ़ जाती है तो विजुअली स्पीकिंग वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें भी आप इसको ऐसे ही सोच सकते हो कि मैं अगर कुछ वेव फ्रंट्स इसमें इरेज कर दूं थोड़े से समझाने के लिए, बाकी बने रहने देता हूँ। तो अगर यहाँ पर ये बाउंड्री ना होती तो ये वेव फ्रंट एज इट इज सीधा ही जा रहा होता, इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब नजर ये आता है, ऐसा लगता है कि ये जो वेव फ्रंट के पार्टिकल्स हैं दे हैव गेन्ड सम स्पीड, वो ज़रा ज़्यादा तेज चल रहे हैं, तो वो अपने जो बाकी रनर्स थे उनसे आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ पर हमें विजुअली स्पीड ज़्यादा होती भी नज़र आती है, यहाँ पर हमें वेवलेंथ ज़्यादा नज़र आती होती भी नज़र आती है। इसका आपने ख्याल रखना है, काउंटर इंट्यूटिव जो इसका आइडिया है। 22 में कहते हैं जी ट्रांसवर्स वर्क की एग्जांपल बता दें, कैन वेव कैन बी रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड होता है जी चेंज ऑफ मीडियम, बेंडिंग ऑफ वेव सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं है, चेंज ऑफ मीडियम इज द मेन डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। चेंज ऑफ मीडियम की वजह से स्पीड चेंज हो जाए उसको रिफ्रैक्शन कहेंगे। लेकिन मोर ऑफ्टन देन नॉट समटाइम्स क्या होता है कि आपको बेंडिंग इफेक्ट भी नजर आता है। बेंडिंग इफेक्ट स्पेशल केस ज़रूर है, बट वो सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन में नहीं है। रिफ्रैक्शन में चेंज ऑफ मीडियम, चेंज ऑफ स्पीड इन्वॉल्व है। तो कहते हैं जी कहाँ पे होता है इंफ्रारेड ट्रैवलिंग इन ऑप्टिक फाइबर, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, रिफ्रैक्शन नहीं है। लाइट वेव फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटरिंग अ मैग्नेट, बिल्कुल ही चेंज ऑफ मीडियम है तो रिफ्रैक्शन होगी। अल्ट्रासाउंड बीइंग यूज्ड टू क्लीन ज्वेलरी, नहीं बिल्कुल जी ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं, वाटर हिटिंग द बैरियर। एको हो सकती है, रिफ्लेक्शन हो सकती है, रिफ्रैक्शन नहीं हो सकती। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर जो आपके पास है वो ऑप्शन बी है बेटा। 23 में चलते हैं, वो कहते हैं सिंबल बता दें एक्स और वाई शो इज करेक्ट, सिंबल ऑफ एंगल एक्स। तो एंगल एक्स जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्शन, आप देखें जो एरो इनकमिंग है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, जो गोइंग अवे है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, तो दिस इज एंगल आर एंड आर। और वो आपसे कहता है कि जी मुझे बताएं कि एंगल दोनों इक्वल हैं या दोनों का सम 90 है। दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, दोनों का सम 90 होना कोई ज़रूरी बात नहीं है। 45 पे आ जाएं तो 90 पे होंगे, इससे ज़्यादा एंगल होगा तो नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये ऐसे आ जाते, ये नॉर्मल बनाते आप और ये एंगल अगर 60 है तो ये भी 60, दोनों को ऐड करेंगे तो 120 बनेगा। तो ये जो जेनेरिक इक्वेशन वो दे रहे हैं ये डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर एप्लीकेबल नहीं है, इट शुड बी यूनिवर्सल, बट यहाँ पर नहीं हो रही। पेपर उसको मिल जाता है, वो कहता है ऑब्जेक्ट इज फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस देन द फोकल पॉइंट एंड द इमेज इज अपसाइड डाउन। वो अब ये क्या सिचुएशन है, कहते हैं जी ये फोकल पॉइंट है और ऑब्जेक्ट जहाँ कहीं पड़ा हुआ है और जब हमने इमेज बनाई है तो हमें पता चला है कि इमेज अपसाइड डाउन बन रही है, तो इट्स मोस्ट डेफिनेटली अ रियल इमेज और इन्वर्टेड है। तो कहते हैं कौन सा प्रोसेस डिस्क्राइब हो रहा है, तो वर्चुअल इमेज तो बिल्कुल नहीं है बेटा, दिस इज रियल इमेज। ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस पे ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो वो रियल बनती है।
रियल इमेज है, बिल्कुल ठीक है जी। बाय डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग से तो रियल नहीं बनती। कन्वर्जिंग लेंस है जो कि इनको फोकस करवा रहा है एक जगह पे। और अगर डाइवर्जिंग की बात करूं तो बेटा उसके अंदर आपके पास ये, अगर आप ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो आपको इसके साथ और इसके साथ उसको आप जब कराते हो, आपके पास यहाँ पे कहीं पे उसका इमेज बन जाता है, विच इज़ ऑन द सेम साइड पे बनता है। ये भी मैंने खैर सही तरह से नहीं बनाई हुई, उसको आप अपनी नोटबुक्स में देख लीजिएगा, ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं आप। तो ये तो नहीं हो सकता। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। अ गर्ल इज लॉन्ग साइटेड, ये आपको याद होनी चाहिए बात कि ये दूर के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, पास के ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते, तभी उनकी जो वो काम कर सकते हैं वो उसका वही नाम रखा हुआ है। तो शी सीज क्लोज ऑब्जेक्ट्स लेस क्लियरली, बात ठीक है, देन द पर्सन विद नॉर्मल विजन। शी सीज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मोर क्लियरली, बिल्कुल ये बात ठीक है, देन द पर्सन विद नहीं, ये बात गलत है। मोर क्लियरली नहीं हो सकता, क्लियरली होगा, क्योंकि अगर उसकी आंखें ठीक हैं तो जो एक नॉर्मल बंदे को नजर आ रहा है वही उनको नजर आएगा। इट्स नॉट दैट कि अगर लॉन्ग साइटेड हैं तो दे आर बेटर एट परसीविंग इमेजेस एट अ डिस्टेंस, तो एक नॉर्मल बंदे के बराबर ही उसकी होगी, तो ये मोर क्लियरली नहीं हो सकता। तो वर्ड्स में आपको इसने कंफ्यूज किया, आपने इससे परेशान नहीं होना। द फॉल्ट इज करेक्टेड बाय डाइवर्जिंग लेंस। अगर ऐसी बात होती तो लॉन्ग साइटेड के अंदर क्या होता है कि करीब से आने वाली जो रेज हैं, जो कि डाइवर्जिंग होती हैं, वो आपके आईज में फोकस नहीं कर पाती, ठीक है। दे आर अनएबल टू गेट फोकस्ड ऑन द रेटिना, वो आईज से बाहर चली जाती हैं। और अगर आप यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस लगा देते हो तो वो मजीद इस प्रॉब्लम को इन्हांस कर देगा कि वो डाइवर्जिंग और करवा देगा इन राइट रेस को, तो ये इमेज और पीछे चली जाएगी, तो मसला तो सॉल्व नहीं होगा। इसी तरह आप ऑप्शन डी को भी ट्राई कर सकते हो, तो आपके पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। 26 के अंदर स्पेक्ट्रम आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहला, खैर वो लाइट रेज डाइवर्ट सबसे पहला रेड है, और वेवलेंथ आपको याद होनी चाहिए, दिस इज 700 नैनोमीटर्स, दिस इज 400 नैनोमीटर्स, और बीच में 50-50 के गैप से आप बाकियों को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, द डेविएशन डी इज मेजर्ड फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ब्लू लाइट एंड रेड लाइट। और आमतौर पे आप देखेंगे ब्लू वायलेट इंडिगो का रेड के साथ, यानी दो एक्सट्रीम्स का कंपैरिजन करवाया करेगा हमेशा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम v इक्वल्स टू एफ लेमडा की बात करें, v कांस्टेंट रहना है, विच इज 3 × 10⁸, ठीक है। डाउन द लाइन अगर हम देखें तो d जो है वो बढ़ रहा है, द एंगल इज इंक्रीजिंग, राइट। तो वेवलेंथ कम हो रही है। अगर हम डाउन द एंगल आते हैं तो 700 से कम होकर 400 रह जाती है। तो अगर वेवलेंथ कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, क्योंकि हमारा आंसर कांस्टेंट है। तो ग्राफ जो बना हुआ है वो डी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ही बना हुआ है, सो इट शुड बी एन इंक्रीजिंग ग्राफ इफ यू मूव फ्रॉम रेड टू ब्लू। तो सबसे पहले तो मैं ए और सी को कैंसिल करूंगा, कि डिक्रीजिंग ग्राफ शो कर रहे हैं। तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी शो करनी है तो पहले हमारे पास रेड आना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये ग्राफ के ऊपर अब आप इस नंबर को शो करोगे तो ये पहले ये आएगा, ब्लू वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वो बाद में आएगी, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उसमें आपसे कहता है जी 300 किलोमीटर, यानी इसको अगर आप विजुलाइज करें तो ऐसा है कि जी ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है, और इसके दरमियान 300 किलोमीटर्स का डिफरेंस है। तो आपसे कहते हैं कि जी मुझे बताएं कितने टाइम बाद ये सिग्नल यहाँ तक पहुंचेगा। स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन टू यू, तो हमने सिंपल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम लगाना है। ये क्वेश्चन उसने इसलिए दिया ताकि आप ये 300 किलोमीटर्स प्री फिक्सेस में कंफ्यूज होते हो या नहीं होते, या डू यू नो अबाउट दम और नॉट। तो टी अब आप इसमें निकाल सकते हो, 300 E3 डिवाइडेड बाई 3 E8, तो ये बनता है जी 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ आप कैलकुलेटर पे ENG वाला बटन प्रेस करो कैलकुलेट करने के बाद, तो आपका आंसर ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा जो नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, मोस्ट क्लोजली विद एकोज, एको इज रिफ्लेक्शन ऑफ सर्फेसेस, तो वो रिफ्लेक्शन ही है साउंड वेव्स के लिए। प्लॉटिंग कंपास वाला क्वेश्चन है, वो कहते हैं जहाँ पे रखा हो यहाँ पे कैसे होगा। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड प्लॉट कर लें, इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। तो नॉर्थ से आउटवर्ड्स होती है और साउथ से इनवर्ड्स, so the closest option that represents that is ऑप्शन ए, कि यहाँ जो कंपास रखा है वो ऑप्शन ए के साथ है। मैंने एक इमेज अटैच कर दी कि अगर सेम मैग्नेट हो तो उसके अराउंड कंपास कैसे बिहेव करते हैं। अगर हम डी की बात करें तो डी विल बी एक्चुअली ओवर हियर, जिसका अप्रॉक्सीमेटली कंपास डाउनवर्ड्स है। अगर सी की बात करें तो सी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर है, जिसका कंपास अपवर्ड्स की तरफ है। अगर हम यहाँ पर बी की बात करें तो बी जो है वो दूसरी साइड पर आएगा, यहाँ पर अगर कंपास रखते तो वो ये ऐसे होता।
और अगर हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे इस कंपस की बात करें तो वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 31 हमारे पास वो कहता है जी नो चार्ज लीव्स और एड्स इनटू द रॉड, इंसुलेटेड है, प्रीवियसली अनचार्ज, इसका मतलब है पॉजिटिव आर इक्वल टू नेगेटिव, क्वांटिटी में सब बराबर होंगे, दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो वो कहता है क्या होगा, लेफ्ट में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्सपोज हो जाएगा। एक्सपोज में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहीं से रिपेल होकर वहां तक नहीं पहुंचा, पॉजिटिव अपनी जगह से नहीं हिलता। इनके जो नेगेटिव पेयर्स थे, क्योंकि अनचार्ज है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर इक्वल इन नंबर, वो अपनी जगह छोड़कर, बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल रॉड, वो अपनी जगह छोड़कर इनके साथ थे, पर अब उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी और वो इस जगह ट्रांसफर हो गए बिकॉज ऑफ द रॉड इटसेल्फ। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर शुरू हो गई, एक सफ़ेयर के ऊपर। वो कहते हैं चार्ज ऑन द लेफ्ट, अब क्योंकि दोनों चार्जेस हैं तो एम्पेयर तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शन ए और बी को हम ना डिस्कस करेंगे ना सोचेंगे। अब क्योंकि सेम चार्ज था, अनचार्ज है, नंबर इक्वल होना चाहिए, तो हमारे पास जो ऑप्शन बचती है वो यही है कि टू 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 टू। लेकिन अब पॉजिटिव नेगेटिव का फैसला करना है तो लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव चार्ज है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, तो लेफ्ट के ऊपर मुझे नेगेटिव चूज करना पड़ेगा, राइट के ऊपर पॉजिटिव, सो द बेस्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। 32 आपका एटीपी जैसा सवाल है, वो आपसे कहता है कि मुझे बताएं कि हम एमीटर और वोल्ट मीटर कैसे लगाएं कि हमें अननोन रेजिस्टर की वैल्यू मिल जाए। तो एमीटर में सीरीज में लगाना होता है, पहले वो चेक कर लो, देखो ये वोल्ट मीटर गलत लगा हुआ है, ये पैरेलल में लगता है, और एमीटर सीरीज में होता है, ये ठीक लगा हुआ है, ये फिर गलत लगा हुआ है एमीटर, और ये एमीटर भी गलत लगा हुआ है, एमीटर पैरेलल में नहीं होता, सीरीज में होता है। यहाँ पर एमीटर ठीक लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा तो ठीक हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि आप ये दोनों की वोल्टेज मेजर कर रहा है, जबकि सवाल में उसने कहा है अक्रॉस द सेम रजिस्टर, आपको जिसकी वोल्टेज चाहिए आप सिर्फ उसके क्रॉस लगाओगे, बाकी आपको रिमूव करना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये टर्मिनल ऐसे नहीं होना चाहिए था, फिर ये ऑप्शन ठीक होती। क्लोजेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ऑप्शन ए है, एमीटर बिल्कुल रास्ते में लगा हुआ है, करंट मेजर करेगा, सीरीज में लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, और जिसकी रेजिस्टेंस चाहिए उसके ही पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। वो कहते हैं जी क्वांटिटी x एंड क्वांटिटी y हैव द सेम यूनिट एज यूनिट हैव द सेम यूनिट z। तो इसके अंदर आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। क्वांटिटी x के बारे में आपको बताता है बैटरी ड्राइविंग यूनिट चार्ज, तो ये ईएमएफ की बात कर रहा है, विच इज वर्क डन बाय चार्ज। और फिर y इज वर्क डन अकॉर्ड्स द कंपोनेंट, कंपोनेंट है तो ये वोल्टेज बन जाएगा, बट स्टिल वर्क डन बाय चार्ज। लेकिन वर्क डन कहाँ पे, जब बैटरी करेगी तो ईएमएफ कहलाएगा, जब आप रेजिस्टर की बात करेंगे, बल्ब फैन कोई अप्लायंस की बात करेंगे, तो वो फिर आप वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस उसको कहेंगे, और इन दोनों का यूनिट वोल्टेज ही है। तो मोस्ट क्लोज जो ऑप्शन है बेटा हमारे पास वो बी है, पूरे सर्किट में काम करना है तो ईएमएफ, सिर्फ एक कंपोनेंट पे काम वर्क डन निकालना है तो वाई यूनिट उसका वोल्ट बनता है, तो बी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 इज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। इसमें आइडियल प्रेमिस क्योंकि 100% है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो इनपुट पावर है दैट इज इक्वल टू द आउटपुट पावर, दिस इज आवर अजम्पशन। तो अब पहले तो हम देखते हैं कि हम पावर उसने ट्रांसफार्मर की पूछी है और उसने करंट पूछा है इन द प्राइमरी कॉइल, कि प्राइमरी यानी यहाँ पर कितना करंट है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पावर निकालनी पड़ेगी, लेकिन अब वो कैसे निकालेंगे, तो पावर के हमारे पास तीन फार्मूलाज हैं, P इक्वल्स टू आई वी, आई स्क्वेयर आर एंड वी स्क्वेयर ओवर आर। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे उन्होंने वोल्टेज बताई हुई है, रेजिस्टेंस बताई हुई है, करंट नहीं पता, तो मैं यहाँ पर मोस्ट डेफिनेटली पावर निकाल सकता हूँ। सो द पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर दैट इज 240 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 120। तो अगर आप पावर निकालेंगे इसका, दैट कम्स आउट एज 480 वॉट्स। तो सबसे पहले हमारा एक मसला तो सॉल्व हुआ। हम ऑप्शन सी और डी को चेक करेंगे, हम ऑप्शन ए और बी को चेक नहीं करेंगे। अब क्योंकि इधर भी 480 वॉट्स है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो इनपुट के पास भी 480 वॉट्स ही होनी चाहिए, यानी कि वापडा से सप्लाई से हम 480 वॉट्स लेंगे और आउटपुट पे भी 480 वॉट्स दे रहे हैं। हालांकि रियल लाइफ में तो लॉसेस होते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ये यहाँ तक आइडियल है तो ठीक है। अब हम इनपुट का करंट भी निकाल सकते हैं यूजिंग फार्मूला P इक्वल्स टू आई वी। तो जी 480 हमारे पास, करंट हमें नहीं पता, वोल्टेज हमें गिवन है दैट इज 600, तो अब आप करंट निकाल सकते हैं विच इज गोइंग टू बी लेस देन 1, क्योंकि आप एक छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर 1 से छोटा ही आना था, तो इसका आंसर 0.8 ही आना था, 1.3 हो नहीं सकता था। 35 को देख लेते हैं, ये रिले वाली बात है, रिले वाला क्वेश्चन है।
कि मैं इसकी थ्योरी फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप स्विच क्लोज करेंगे तो बैटरी की वजह से करंट पास करेगा सर्किट के अंदर। करंट पास करेगा तो ये कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर हम राइट हैंड ग्रिप रूल नहीं लगाते तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ पोल्स बन जाएंगे। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट साउथ और नॉर्थ भी बन सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा क्लोजली इसको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो आयरन का जो कांटेक्ट है वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हुआ रहेगा बिकॉज देयर इज सम करंट। वो कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन द स्विच एस इज ओपन। अगर आपने ये स्विच ओपन कर दिया मिसाल के तौर पे, इफ यू स्विच इट ऑफ, आपने स्विच ऐसे अगर ओपन कर दी तो करंट के पास कोई रास्ता नहीं है, देयर इज गोइंग टू बी नो करंट इन द सर्किट। और अगर सर्किट में करंट नहीं है, जस्ट अ मोमेंट, और अगर सर्किट में करंट नहीं है तो मोस्ट डेफिनेटली करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा। तो अभी तो ये अट्रैक्ट होकर अगर पड़ा हुआ था तो अब ये नीचे गिर जाएगा। तो इसमें आपके पास आयरन कॉन्टैक्ट्स ड्रॉप। ठीक है, एंड द बेल रिंग्स। वाई? बिकॉज इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, पाथ कंप्लीट हो जाएगा, करंट को गुजरने का रास्ता मिल जाएगा। तो बेल विल स्टार्ट रिंगिंग। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ योर फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायोड एंड एन एसी सप्लाई। देखिए, डायोड हमें पता है कि करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवा सकता है और उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा, बी दैट एलईडी। बेशक एलईडी है, डायोड तो है, लाइट इमिटिंग डायोड है। और एसी सप्लाई को अगर हम देखें तो 2 हर्ट्ज वाली अगर सप्लाई है तो उसका हमें क्या विजुलाइज करना चाहिए? इट लुक्स लाइक दैट देयर आर गोइंग टू बी टू वेव्स इन अ टाइम ऑफ 1 सेकेंड। यही फ्रीक्वेंसी है, यही कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये जो नंबर गिवन होता है आपको बताता है कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स बननी चाहिए। तो 2 वेव्स हैं, इसका मतलब है 2 दफ़ा पॉजिटिव साइकिल है और 2 दफ़ा नेगेटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल का मतलब ये है कि मैं अगर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये बिलीव कर लूँ कि दिस इज माय लाइव टर्मिनल। चले अब लाइव को छोड़ दें, अब इसको पॉजिटिव नेगेटिव समझ लें। ये अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो करंट इज गोइंग टू फ्लो क्लॉकवाइज लाइक दिस। और अगर मैं नेगेटिव साइकिल समझ लूँ तो लेट से इसी टर्मिनल पे पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी लाइक दिस, नेगेटिव पॉजिटिव। ये सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, वरना एसी सप्लाई के लिए एक लाइव और एक न्यूट्रल फिक्स रहता है, उसी में से करंट जाता है और उसी में करंट वापस आता है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको पॉइंट बताया। तो अगर ऐसा हो जाए तो नाउ द ग्रीन करंट विच इज द नेगेटिव साइकिल इज गोइंग टू ट्राई टू फॉलो दिस पाथ। वो इस तरह से गुजरने की कोशिश करेगा। अब अगर हम एरो वाला लॉजिक अप्लाई करें, जो कि हम पहले एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। करंट की डायरेक्शन अगर डायोड के एरो के साथ मैच करती है तो करंट अलाउ हो जाएगा। और अगर ग्रीन को देखें तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डायोड के एरो के साथ तो करंट अलाउ नहीं होगा। ये सिर्फ याद करने का तरीका, दिस इज नॉट अ साइंटिफिक मेथड। तो इसका मतलब है कि 2 दफ़ा तो करंट अलाउ होगा और 2 दफ़ा करंट अलाउ नहीं होगा। इसका मतलब है 2 दफ़ा ये ऑन होगी और 2 दफ़ा ये ऑफ होगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि अब क्या इसमें एलईडी डज नॉट लाइट, ये बात गलत है। एलईडी फ्लैशेस ट्वाइस ऑन ईच सेकंड, बिल्कुल ठीक है, ट्वाइस ऑन ईच सेकंड, 1 सेकंड में 2 दफ़ा। एंड स्विचेस ऑफ एंड ट्वाइस, बिल्कुल ठीक है। द एलईडी फ्लैशेस ऑन 4 टाइम्स, ये बात गलत है। 4 टाइम्स तब करती अगर मेरी आउटपुट ऐसे होती, 4 दफ़ा पॉजिटिव आता तो हम फ्लैश मान भी लेते। ईच सेकंड एंड 4 टाइम्स ईच सेकंड इज ऑफ, नहीं जी, बात बिल्कुल गलत है। द एलईडी स्टेज ऑन ऑल द टाइम, ये बात भी गलत है, ऐसा नहीं होगा। द क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर दैट वी हैव इज ऑप्शन बी। और उसका लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये सोचने का तरीका होगा। ठीक है, और डायोड को मैं दोबारा बता दूं, ऐसे याद रखना है कि अगर ये डायोड की शक्ल बनी हुई है, इस तरह से बना हुआ है, तो इस तरह कन्वेंशनल करंट तो जा सकता है, ये जा सकता है, ये वाला करंट नहीं जा सकता। और कन्वेंशनल करंट ही आपने अज्यूम करना है। कैसे? कि ये बैटरी के पॉजिटिव से लगा हुआ था, ये नेगेटिव से लगा हुआ था, ये पॉजिटिव से था, ये नेगेटिव से था। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। ठीक है, 37 में कहते हैं प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर है, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? इन द रिएक्टर द मेन रिएक्शन अकर्स व्हेन प्रोटॉन हिट्स द यूरेनियम न्यूक्लियाई। बात तो ठीक है। द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्टर इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन नहीं हो रही, फिशन हो रही है। फ्यूजन सिर्फ सन पे होती है। द रिएक्टर प्रोड्यूसेस एनर्जी टू बॉयल वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम, बिल्कुल ये बात ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेजर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टर। कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है, न्यूक्लियर वेस्ट है जो कि मेजर प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट है, विच इज अनसेफ।
अब ए और सी का एनालिसिस कर लेते हैं कि इन रिएक्टर द मेन रिएक्शन अकर्स व्हेन प्रोटॉन। अब देखें ये बात इसने गलत कर दी है, प्रोटॉन नहीं होता, न्यूट्रॉन होता है जो हिट करता है। यहाँ से डिफरेंस आ गया, इट शुड बी अ न्यूट्रॉन, अ हाई स्पीड न्यूट्रॉन दैट इंटरैक्ट्स विद यूरेनियम एंड इनिशिएट्स द नेक्स्ट रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर इसमें सी है, तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कंफ्यूज हो रहे थे, वो हमने ऑप्शन कैंसिल कर दिया। 38 radioactive sample contains an isotope, emits alpha particle, what quality quantity stays constant? The half-life of the isotope, the mass of the sample, the number of neutrons in the sample, the decay rate of। देखें decay rate जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, आपको पता होगा decay ग्राफ अगर आप देखें तो इस तरह से बनता है, जैसे से अल्फा बीटा गैमा उसमें से emit होती है तो उसका रेट कम होता जाता है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है, उसने कहा स्टेज कांस्टेंट, तो ये बात गलत हो गई। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बिल्कुल नहीं, अगर आपके पास कोई भी सैंपल है लेट से एक्स और आप उसमें से अल्फा रिलीज करा देते हैं तो डिके इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब आपके पास लेट से अगर ए जेड था तो आपके पास ए में से 4 माइनस हो चुके होंगे और जी में से 2 माइनस हो चुके होंगे। तो ये भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर कांस्टेंट नहीं रह रहा है यहाँ पे। मास ऑफ द सैंपल जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि इसका जब आप अल्फा रिलीज करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सैंपल के अंदर से मास नंबर लूज होता जाएगा, ठीक है। तो जो सिर्फ एक चीज कांस्टेंट रह जाती, दैट इज द हाफ लाइफ। इन दोनों में से जो बेहतर ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। तो जनरली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। हाफ लाइफ ऐसे भी चेंज नहीं होती, ठीक है। इसी प्रेमिस पे हम वो हाफ करने वाला रूल अप्लाई करते हैं कि हाफ करते जाएं तो एक हाफ लाइफ इतने की है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सैंपल मॉडल है, एक्स ऑर्बिट करता है अराउंड वाई, बताइए कौन क्या है। इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, प्रोटॉन तो बिल्कुल ना, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस ये बिल्कुल नहीं ठीक, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर होता है। How do the proton numbers, atomic numbers, nucleon numbers of two different isotopes of the same element compare with each other? The same proton but different neutron. तो ये हमारी definition है, तो C part will be the correct answer, और इसमें हमारे पास option A will be the correct answer, ठीक है जी।